हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स में एक लास्ट चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सारे को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखे होंगे तो बेझिझक आपको सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है, जल विद्युत संयंत्र जो कहीं रुका जाता है जल को, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा कंजर्व रहती है। ओके, आगे, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल का। फिर आगे है सौर सेल। और सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। फिर आगे, सभी जीव व जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वह है सूर्य। फिर आगे है, किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन धातु से सोलर सेल बना होता है। आगे है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। ओके, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस। आगे है, कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल जो होता है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा जैव मात्रा। फिर आगे है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समतल दर्पण। आगे, किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? तो जैसे कि खाना बनाने के ईंधन में हो जाएगा एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया, कोयला हो गया। तो इन सारी चीज़ों का जो होता है खाना बनाने वाले ईंधन में यूज किया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी दिखाई देती है और कैसी होती है? तो दीर्घवृत्ताकार होती है। ओके, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो हम आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने इस चैनल पर क्लास 10th के फिजिक्स से 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे कि ह्यूमन आइज हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इन सभी के लगभग 50 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रखे हैं। तो पहले उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है और इसमें हम ऊर्जा का स्रोत, बाकी और हमने 50 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रखे हैं। तो उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अगर वीडियो डालें तो आप नोटिफिकेशन को पा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का क्षार। इसका आंसर होता है कैडमियम का क्षार। आगे है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस पूछे तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको किस धातु की आवश्यकता होती है? तो यूरेनियम की जरूरत होती है। फिर आगे, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। आगे, बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन होता है। इसका ये रासायनिक फार्मूला हो गया। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। आगे क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? तो एक कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन। इन सारे चीज़ों को जलाने पर जो होते हैं गैस के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं। आगे, किस देश को
पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहते हैं। फिर आगे जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो नवीकरणीय एंड प्रदूषण मुक्त है। आगे प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आगे सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले अर्धचालक है लेड। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग आगे क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले अर्धचालक है लेड। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले अर्धचालक है लेड। फिर है आगे पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? या पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? तो गतिज ऊर्जा। आगे जीवाश्म ईंधन है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं। आगे लकड़ी के भंजक आसमान में बचा अवशेष है। लकड़ी के भंजक आसमान में बचा अवशेष है कोल तार। लकड़ी के भंजक आसमान में बचा अवशेष को क्या कहते हैं? कोल। फिर आगे है कि बड़ी संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाला संयंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सौर सेल पैनल कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने क्लास 10 के फिजिक्स से लगभग 3 चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट है हालांकि, तो उनमें से हमने 3 चैप्टर करा रखे हैं। सभी के 50 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता। आगे है बायोगैस उत्पन्न करने के लिए किन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है? बायोगैस उत्पन्न करने के लिए किन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोबर हो गया, वनस्पति पौधे अपशिष्ट बोल दो, वाहित मलजल। फिर आगे भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है? भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 7 किलोवाट घंटा। फिर आगे पृथ्वी की गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म एंड चारकोल दोनों। फिर आगे किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों को टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों को टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। आगे है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार की विकिरण पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा का योगदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। फिर आगे है 2 हल्के नाभिक के जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। 2 हल्के नाभिक के जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। फिर आगे सौर ऊर्जा पैनल बनाया जाता है बहुत से सौर सेलों को संयोजित करके। आगे सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के कैसे स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया।